राज्यों की अपनी ताकत होती है, राज्यों पे भरोसा करना चाहिए, राज्यों को वहां की व्यवस्थाएं क्या है विकसित वैसे करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों की देखिए साहब, उनकी अर्थनीतियां कैसी होती थी, समाज नीतियां कैसी होती थी और जीवन को ताकत कैसे मिलती थी। अब देखिए हमारे यहां दक्षिण में सुपारी की खेती होती है, ज्यादातर व्यापारी किसान हमारे सुपारी की खेती में लगे हैं। मुझे बताएं कोई भाई, किसी विज्ञान ने ये सिद्ध किया है क्या कि सुपारी से ये फायदा होता है, हेल्थ को ये फायदा होता है, न्यूट्रिशन में ये फायदा होता है? किसी ने, मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। तब हमारे पूर्वजों ने क्या दिमाग लगाया जी कि ये सुपारी का कोई हेल्थ वैल्यू तो है, दिखता नहीं है, तो ये सुपारी बेचने वाला रोटी कैसे कमाएगा, खाएगा, पेट कैसे भरेगा? तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, सुपारी को पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दे दिया, बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया जी। अब ये देखिए कैसी सोच है, कितना बड़ा इंटीग्रेशन है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। ये विजन चाहिए जी, और उसके कारण आज सुपारी पैदा करने वाले व्यापारी को मार्केट मिल जाता है। वो सुपारी जो कोई खरीद नहीं सकता, वो गणेश जी बन करके व्यापार रोजगार चलाता है जी। दुनिया में कोई देश आक्रमण करना, लड़ाई लड़ना, देश जीतना, वो अड़ोस पड़ोस में हुआ करता है, अड़ोस पड़ोस में हुआ करता है। पड़ोसी देश की जमीन ले लो, लूट लो, ये सब सदियों पहले हुआ करता था। लेकिन विश्व में फैलने का सबसे बड़ा माध्यम सदियों से व्यापार ही रहा है। हमारे पूर्वज भी व्यापारी के रूप में दुनिया में जाते थे। आज दुनिया में जहां पर भी इंडियन डायस्पोरा के लोग मिलेंगे, ज्यादातर व्यापारी के रूप में ही गए हैं। यानी विश्व में संबंधों को जोड़ने का सदियों तक अगर कोई आधार रहा था तो व्यापार रहा था। बीच में मैं कभी कभी हैरान हूं, हमारे देश की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो पुराने धड़धड़े से काम कर रही है। डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस गैदर करना, उनकी स्ट्रेंथ को जानना, उनके दोस्त कौन है उनको जानना, ये घिसी पिटी सालों पुरानी व्यवस्थाएं हैं। वक्त बदल चुका है। आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मूल काम ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया है। मूल काम, आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है, आपका इंपोर्ट का मूल काम। लेकिन उसका जो शिक्षा दीक्षा हो रही है वो वही हो रही है, डिप्लोमेटिक। तो फिर डिप्लोमेसी शब्द से इतना प्यार है तो ट्रेड डिप्लोमेसी सोचो, उसी को डेवलप करो। कॉमर्स डिप्लोमेसी सोचो। हमने एक बहुत बड़ा, और इसलिए हमारे व्यापारी आलम को डरने की जरूरत नहीं है। एक बड़े व्यापक फलक पर हम एंट्री नहीं कर रहे, करने की जरूरत है। एक बार मैं रशिया में एक बहुत इंटीरियर में छोटा स्टेट है अस्ट्राखान, और गुजरात और अस्ट्राखान का दो राज्यों के साथ हमारा अनुबंध हुआ है। अटल जी जब थे और पुतिन की हाजिरी में दो राज्यों के साथ, तो उसके कारण मेरा एक दो बार अस्ट्राखान जाना हुआ। पहली बार जब मैं अस्ट्राखान गया तो अहमदाबाद से दिल्ली आया, दिल्ली से मॉस्को गया, मॉस्को से कोई 40-50 घंटे लग गए। दूसरा बार मैं अस्ट्राखान गया तो चार्टर प्लेन लेके गया, तो अहमदाबाद से मुझे मुश्किल से 3 घंटे लगते हैं, इतने पास में है। और मैं इसलिए इसको मैंने इंटरेस्ट लिया क्योंकि जब मैं वहां गया तो कोई भी अच्छी दुकान होती थी तो वहां पर दुकान का नाम होता है ओखा, OKHA। मैं हैरान था, यार यहाँ इतनी सारी ओखा दुकानों का नाम क्यों है? तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये ओखा तो मेरे गुजरात का एक पोर्ट था पहले, द्वारिका के पास,
तो बोले साहब आज भी अस्ट्राखान में दुकान वाले अगर ओखा नाम रखता है और ये कहता है कि हम ओखा के लेवल का माल बेचते हैं तो उसका माल बिकता है। ये प्रतिष्ठा किसने बनाई होगी जी? ये प्रतिष्ठा उस समय के व्यापारियों ने बनाई होगी कि आज सदियों के बावजूद भी ओखा और अस्ट्राखान का जब ट्रेड चलता होगा, ओखा से जो माल आया वो बहुत ही अच्छा माना जाता होगा। उसके कारण आज सदियों के बाद भी अस्ट्राखान में ओखा ये अगर ब्रांड हुआ तो माल अच्छा माना जाता है और बिकता है, जबकि यहां से आज व्यापार चल नहीं रहा, सदियों पहले चलता था। यानी विश्व में हमारी छवि बनाने का काम व्यापार के माध्यम से हुआ है, व्यापारियों के माध्यम से हुआ है और उसमें बनी हुई ईमानदारी के माध्यम से हुआ है। इस ताकत और हैसियत को जो जानता है, जो इसका गौरव करता है, वो हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है हमारी व्यापारी आलम। व्यापार का पूरा दायरा एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है। वो रुष्ट पुष्ट होगी तभी तो देश के शरीर का अर्थतंत्र चलेगा। और इसलिए हम कन्विंस हैं, हमें ये समझने की आवश्यकता नहीं, हम समझते हैं ये। उसको हम सरल कैसे करें? अब आप जानते हैं जब भी हम आएंगे नहीं, मैं कहता हूं जब भी हम आएंगे, भले 60 दिन बाकी हो, तब 60 साल के गड्ढे होंगे जी। वो हमारा पहला काम तो गड्ढे भरने में जाने वाला है। और गड्ढे भरते 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 फिर जो गरीब है उसका लाभ शुरू होते 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 हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम इस बात में विश्वास करते हैं। दूसरी बात है, मैं नहीं जानता हूं पॉलिटिकली मुझे ये बात बोलने से फायदा होगा कि नुकसान होगा, लेकिन अगर फायदे वाली बात बोलूं तो नरेंद्र मोदी नहीं है जी। मैं अपने फायदे के लिए पैदा ही नहीं हुआ, ना अपने फायदे के लिए जीता हूं। आप चाहे या ना चाहे, हमने वैश्विक जो चैलेंजेस हैं व्यापार जगत में, उससे डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। ये ऑनलाइन ये होगा तो हम मर जाएंगे, अरे क्या बात करते हो भाई, कैसे मर जाओगे? अगर वो 10 कदम आगे जाते तो हम 15 कदम आगे जाए। दुनिया को मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या है, और इसलिए डरे बिना इस स्थिति का हम फायदा उठाएं। सरकार से आप ये मांग करिए कि हमारे व्यापारी की इस ग्लोबल चैलेंजेज आई है उसको मिटवित करने के लिए हमारी कैपेबिलिटी कैसे बढ़े, ये उसको कहिए। और सरकार उस पर ध्यान केंद्रित करे। सरकार ये ना कहे ये ऑनलाइन बंद कर दो। अरे भाई कैसे बंद करोगे? मुझे बताइए, आज किताब खरीदने के लिए कोई इंसान किताब की दुकान में क्यों जाएगा? कोई मुझे बताए। ऑनलाइन सारी किताबें अवेलेबल है, उसको ऑर्डर करना। अच्छा, उसमें तो कोई मिलावट होनी नहीं है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पक्का है कि ये पब्लिशर है, पक्का है ये राइटर है, पक्का है ये 3 प्रकार की एडिशन है, 3D वर्जन उसको अपने कंप्यूटर पे दिखता है, वो ऑर्डर बुक करेगा। आज मुझे बताइए वो खरीदने के लिए जाएगा क्यों जी? अब आप कौन सा कानून है जो इसको रोकेगा जी? आप कैसे कहोगे नहीं नहीं वहां से किताब मत खरीदो, तुम चलो बाजार चलो, कॉनॉट प्लेस पे चलो, भले 200 रुपए टैक्सी का लगे, दुकान में आओ फिर खरीदो। कैसे होगा? इसका मतलब हुआ कि हम अपने पावर पोर्टल कैसे बनाएं, हम डिलीवरी सिस्टम परफेक्ट कैसे करें, हम ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए अच्छी, इसलिए हम इन चीजों से डरे नहीं दोस्तों। हम सब मिलकर के दुनिया में, और हमारे ही तो बच्चे हैं जो दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके गए हैं जी।
हमने आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना होगा। हम कभी कभी सोच रहे हैं कि मॉल वॉल जो है, आप देखिए साहब वो दिन दूर नहीं होंगे। आज छोटे गांव का जो छोटे नगर सोच लीजिए अपन, छोटे नगर का भी जो खरीद करने वाला व्यक्ति है, आप चाहे या ना चाहे, वो भी अब ब्रांडेड चीजें खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है? व्यापारी मित्र बताइए, वो ब्रांडेड खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है? हा? अब आपकी तो ताकत है नहीं कि आप ब्रांडेड चीजों की एजेंसी लेकर के अपनी दुकान को, कि उसका तो आएगा इतने चौरस स्क्वायर फीट का दुकान होना चाहिए, ऐसा एक रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए, अंग्रेजी ऐसी सब उसके टर्म्स एंड कंडीशन तो कर नहीं पाओगे। लेकिन क्या आप उसके साथ करार करके, एग्रीमेंट करके वर्चुअल यूनिट खड़ा नहीं कर सकते हैं क्या? और ब्रांडेड चीज, कोई भी कस्टमर आए, देखो भाई मेरे पास स्टॉक रखने का पैसा नहीं है, मैं नहीं रख सकता, मैं कोई इतना बड़ा व्यापारी नहीं हूं, लेकिन तुझे ये चीज चाहिए ना, देखो ये कंप्यूटर चालू करता है, तुम देखो ऐसी चीज आती है, ये कंटेंट है, तुम कहो 2 दिन में तुम्हें डिलीवरी मिल जाएगी। मुझे बताइए, छोटा व्यापारी भी बड़े मॉल से बड़ा व्यापार कर सकता है नहीं कर सकता? आप वर्चुअल मॉल छोटी छोटी दुकानों में खड़ा कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा आप ट्रेड के लोग जो हैं, इस नए चैलेंजेस को मिटमिट करने के लिए आज की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग, हमारे छोटे व्यापारी, हम बैठ करके वर्कशॉप करें। हम एक प्लान, भागने के लिए प्लान न करें दोस्तों, भीड़ने का प्लान करें। और व्यापारी, देखिए सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है वो कभी व्यापारी बन ही नहीं सकता है जी। वो मजदूरी कर लेगा, वो व्यापारी नहीं बन सकता है जी। व्यापारी वही होता है जो जीवन खपाने की हिम्मत रखता है। छोटा भी होगा ना तो भी साहब उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत होती है, वो झोंक देता है अपने आप को। ये एक क्वालिटी है इस बिरादरी की। इस क्वालिटी को हम पकड़ें और उसको लेकर के हम व्यवस्थाओं को विकसित करें। और इससे घबराइए मत मित्रों, इसको अपॉर्चुनिटी मानिए। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर के आपको ये बात बताने की हिम्मत करता हूं क्योंकि मुझे मेरे देश के व्यापारियों में भरोसा है। ये कर सकते हैं जी। थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मानो उसके गांव में, या ग्राहक आया उसी दिन बिजली नहीं चल रही, तो कंप्यूटर कहां चलेगा बेचारे का? तो ये सारी कामें सरकार को करनी चाहिए, ये सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। और जितनी ज्यादा हम ये सुविधाएं प्रदान करेंगे, आप देखना हम लोगों का तो साहब पूरे यूरोप में जितने व्यापारी होंगे ना, उससे ज्यादा व्यापारी हमारे यहां एक राज्य में होते हैं, हिंदुस्तान में एक स्टेट में होते हैं। तो हम तो दुनिया को कब्जा कर सकते हैं जी। हम मिल बैठ करके ये चीजों को करें। दूसरी चीज है, ये भी कभी सोचें, आज सामान्य व्यक्ति ब्रांड की तरफ क्यों गया? पहले वो मेरे यहां आता था, हल्दी खरीदता था, आज वो पैक हल्दी क्यों मांग रहा है? उसके मन में भरोसा टूट चुका है। उसको लगता है यार कहीं मिलावट तो नहीं होगी, ये गड़बड़ तो नहीं होगी। और इसलिए वो क्या सोचता है, यहां वो यार कंपनी का माल है तो शायद अच्छा होगा, तो उसी पर बेचारा लुढ़क जाता है। आवश्यकता है हमारी पास, बताइए मुझे, यहां इतने लोग बैठे हैं जो 50 की ऊपर के उम्र के लोग हैं, उन्होंने कभी बचपन में कहीं पर भी शुद्ध घी की दुकान ऐसा बोर्ड पढ़ा था क्या? पढ़ा है भाई किसी ने? जो 50 साल की उम्र के हैं, किसी ने ऐसा बोर्ड पढ़ा है शुद्ध घी की दुकान? बोलो ना। आज हर गली में होता है कि नहीं शुद्ध घी की दुकान? क्यों? ये लिखना क्यों पड़ा? गड़बड़ हुई तभी तो लिखना पड़ा भाई। अगर शुद्ध मिलता ही होता तो घी घी होता है, शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है? ये अशुद्ध वाला जो मामला आया है,
हम व्यापारी कौम का काम है कि ऐसे लोगों को किनारे करें। और तब जाकर के देखिए आपके संगठन की ताकत कितनी बढ़ती है। आप पूरा लीड कर सकते हो जी। और हम वो लोग हैं जो हम चाहते हैं कि आप लोगों की शक्ति बढ़नी चाहिए। दूसरी बात है, आपका व्यापार कैसे चलेगा भैया? छोटा व्यापारी रोजी रोटी कहां से कमाएगा? छोटा व्यापारी रोजी रोटी तब कमाएगा जब सामान्य व्यक्ति की खरीद शक्ति बढ़ेगी। अगर सामान्य नागरिक की खरीद शक्ति नहीं बढ़ती है तो शादी में पहले 2000 रुपए का माल लेता था, अब 200 का लेगा। खरीद शक्ति उसकी कम हो गई है। और इस काम के लिए ओवरऑल देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत देने की जरूरत है। तभी सामान्य व्यक्ति की खरीद शक्ति बढ़ेगी। सामान्य व्यक्ति की खरीद शक्ति बढ़ेगी तो व्यापारी के पास सबसे पहला वो रुपया जाने वाला है और तभी वहां से मैन्युफैक्चरर के पास जाने वाला है। और ये सब होगा तब सरकार की तिजोरी में आने वाला है। सरकार की तिजोरी लास्ट में है। सबसे पहले दरवाजे पर आप खड़े हैं। सबसे पहले दरवाजे पर व्यापारी खड़ा है कि रुपया आया नहीं, खर्च पहली दुकान वही होनी, पहली बिड़की की वही होती है। हमने इस लिंक को कैसे जीवंत बनाया है, वो हम जितना जीवंत बनाते हैं उतना उसका लाभ होता है। भाइयों बहनों, मैं सुधार के पक्ष का व्यक्ति हूं। अभी मेरे यहां मुझे आपके व्यापार मंडल के कुछ लोग मिलने आए थे। तो ऐसे क्या साहब, ये हमारा जो बैट का फॉर्म है इतना लंबा चौड़ा, हम तो थक जाते हैं, ये क्या है? अच्छा, हम कोई मुख्यमंत्री बैट का फॉर्म क्या है वो तो थोड़ा देखता है जी। हमारे ध्यान में आया, मैंने मेरे अफसरों को बुलाया। मैंने कहा भाई इसको क्यों हम ऐसा करते हैं? तो भाइयों, आपको जानकर के आनंद होगा, 7 दिन के भीतर भीतर मेरे अफसरों ने वो करीब 7-8 पेज का फॉर्म था, उसको 3 पेज का बना दिया। इतना ही नहीं, कोई 5-6 दिन हो गए, उसको ऑनलाइन भी रख दिया और लोगों व्यापारियों को कहा है अभी भी इसको कम करना है तो सुझाव दो। व्यापारियों का कहा है। इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि इन चीजों के माध्यम से हम स्थितियों को सरल कर सकते हैं और व्यापारी को आराम से हम। दूसरी चीज है, हमारे देश में पता नहीं क्यों सालों से सरकार को ऐसा लगता है कि बाकी सब चोर हैं। इनकम टैक्स वाले को लगता है सारी दुनिया चोर है। देश ऐसे नहीं चल सकता है जी। सरकार हो या समाज हो, व्यापारी हो या व्यवस्था हो, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। भरोसे से शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद कुछ कमियां आती हैं तो उस कमियों के लिए कानून आता है। कानून से समाज नहीं चलता है, भरोसे से व्यवस्थाएं चलती हैं। व्यवस्था टूटती है, वहां कानून एंटर होता है। ये मूलभूत चिंतन को लेकर के मैं कहता हूं, शासन व्यवस्था में जो कायाकल्प करने की जो मैं बात कर रहा हूं, वो इस सोच से शुरू होती है। और मेरा तजुर्बा रहा है, मुझे एक्सपीरियंस रहा है कई वर्षों तक शासन चलाने का। और इसलिए मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं है हमारा देश ऐसी दशा में जीने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। ये देश समृद्ध होने के लिए पैदा हुआ है, भव्य दिव्य बनने के लिए पैदा हुआ है।